प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव को किया संबोधित। अनुसंधान और नवाचार पर जोर, विकसित भारत का संकल्प। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को फिर घेरा। महाराष्ट्र में पकड़े गए लोगों के आधार कार्ड साहिबगंज में बनने पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। चंपाई सोरेन ने भी साधा निशाना। नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रांची को स्वच्छ स्मार्ट सिटी बनाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने हैदराबाद में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का किया दौरा। और झारखंड की बालक और बालिका टीम राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में राज्य को और 2 पदक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन का आयोजन विकसित भारत और भारत की नवाचार यात्रा को संबल प्रदान करेगा। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, ये एकजुटता, ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसे लेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को जान चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब किया है। को बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू का यूएन में जिक्र हुआ। कहा कि संयुक्त राष्ट्र कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की निंदा की गई है, भारतीय प्रतिनिधि योजना पटेल ने खोली है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की पोल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू का यूएन में जिक्र किया गया है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये खुद मान रहे हैं अपने देश का सच। ये कहना है भारत के प्रतिनिधि का, जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकी प्रशिक्षण की बात मानी है, कबूली है और साथ ही साथ आतंकियों को धन मुहैया कराता है पाकिस्तान, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको वित्त पोषित करता है पाकिस्तान। और भारत की आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की अपील, वैश्विक समर्थन की अपील की गई है। यूएन में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भारत ने उठाया है और पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद के पीड़ितों कभी नहीं ये जो हुआ है पहलगाम आतंकी हमला उसको भूल सकते। पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारत ये कह रहा है कि वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यूएन में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया गया है। भारत ने ये मुद्दा उठाया है और भारत ने बोला है कि भारत आतंकवाद की इस लड़ाई में
पीड़ितों की जो है उसको न्याय दिलाकर रहेगा। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने की मियाद आज खत्म हो रही है। वीजा निलंबन के बाद अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर रांची से 3 पाकिस्तानी मूल के बच्चे दिल्ली भेजे गए हैं। ये लोग डोरंडा इलाके में रह रहे थे। पाकिस्तानी नागरिक अवैध तरीके से रहता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। भारत में गैर कानूनी रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तकरीबन सभी तरह के वीजा को रद्द कर दिया है। हालांकि दीर्घकालिक हिंदू वीजा धारकों को इस आदेश से छूट दी गई है। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को भी इस फैसले से राहत मिल सकती है, लेकिन उनका भी वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत आवेदन करने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को भी इस कार्रवाई से छूट मिल सकती है। पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें एक पर्यटक हमले से बेखबर पहलगाम में सैर सपाटे की वीडियो बनाता दिख रहा है। नीचे में ही गोलीबारी चल रही है और लोग भाग रहे हैं। आतंकी बर्बरता की कहानी इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रही है। की आवाजें और चीख पुकार मंजर को डरावना बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पर्यटक ऋषि भट्ट जिप लाइन पर वादियों का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। ऋषि जब अपने मोबाइल से ऊंचाई पर ये वीडियो बना रहे थे, ठीक उसी वक्त बाकी पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस वीडियो में गोली लगने के बाद सैलानी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जिप लाइन ऑपरेटर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब NIA इस नए वीडियो के आधार पर जिप लाइन ऑपरेटर से और ऋषि भट्ट से पूछताछ करेगी। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ NIA करेगी। साथ ही साथ पर्यटक ऋषि का भी बयान दर्ज किया जाएगा। आतंकवाद के मुद्दे पर बुरी तरह घिरने के बाद पाकिस्तान के कुछ समर्थक सोशल मीडिया पर सेना की तैयारियों के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं, जो PIB फैक्ट चेक में झूठा साबित हुआ है। भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर झूठा दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक हो गए हैं। हालांकि PIB फैक्ट चेक में यह दावा केवल झूठा साबित हुआ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खबरों से पता चला है कि मुंबई में 13 संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है, जिनका आधार कार्ड साहिबगंज जिले के राधानगर इलाके में बना है। दिलचस्प बात यह है कि आधार कार्ड में एक ही जन्म तिथि अंकित है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन मौजूदा सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके उल्टे राज्य सरकार घुसपैठ की जांच संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
सरायकेला खरसावा में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पकड़े जाने से यह साफ हो गया है कि इनकी संख्या झारखंड समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। श्री सोरेन ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आदिवासी समाज की राज्य में अनदेखी हो रही है और सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया जैसे क्षेत्रों में भी कई मुस्लिमों के आधार कार्ड बने हैं, जबकि इलाके में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दे रही है। श्री सोरेन ने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। को भी मिलने लग गया, जो आज 13 आदमी बंबई में पकड़ा गया। वो लोग का आधार कार्ड फर्जी है। भाई कौन बना रहा है और कहाँ पर बन रहा है? वो झारखंड प्रदेश सिद्धूकन धरती साहेबगंज जिला में, और वो स्वीकार भी कर दिया वो लोग, हम लोग है। अभी वर्तमान सरकार गूंगा बन चुका है, आंख में पट्टी मार दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन दौरे के क्रम में स्वीडिश पर्यावरण अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। उन्होंने संस्थान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही बैठक कर जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की। श्री सोरेन ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात कर उन्हें झारखंड में निवेश का न्योता दिया। 2 देशों की विदेश यात्रा संपन्न कर मुख्यमंत्री आज शाम तक रांची लौट सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल कोडरमा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने सदर अस्पताल की सुविधाओं को संतोषजनक बताया। श्री अंसारी ने कहा कि राज्य के अन्य जिलों को भी इस अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं और सुविधाओं का अनुसरण करना चाहिए। सदर अस्पताल का जायजा लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कर्मा स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे और कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। झारखंड में एक ऐसा हॉस्पिटल है कोडरमा सदर हॉस्पिटल, जो यहाँ पर सबसे यूनिक है, सबसे हटकर है। अभी मैंने मॉड्यूलर ओटी दिया यहाँ के लोगों का, इतना अच्छा ओटी। डीसी साहिबा यहाँ पर है, हमारे सदर जो सिविल सर्जन भी हैं, सारे डीएस वगैरह सारे पदाधिकारी हैं। डीसी साहब मॉनिटरिंग कर रही हैं, मुझे फीडबैक दे रही हैं, और बेहतर से बेहतर लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते थे अब वो वहाँ ना जाकर यहाँ आएंगे। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने स्वच्छ और स्मार्ट राजधानी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल रांची में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज की समीक्षा की। श्री कुमार ने स्मार्ट सिटी स्थित कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की उपयोगिता को बढ़ाते हुए पूरे रांची शहर और पुनर्निर्मित एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बेहतर जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति समेत अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के क्रम में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान रांची में बंद पड़े बेकन फैक्ट्री को फिर से चालू करने पर चर्चा हुई। अनुसंधान केंद्र ने इस फैक्ट्री के दोबारा संचालन में सहयोग के लिए नॉलेज पार्टनर की भूमिका अदा करने पर सहमति जताई है। कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि राज्य को राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र के अनुभव और तकनीक से फायदा मिलेगा। गिरिडीह के तिसरी अंचल में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत एक संगठन का प्रदर्शन कल उग्र हो उठा। प्रदर्शनकारियों ने तिसरी अंचल पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया। हालात को संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। खोरी महुआ के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई होगी। इन्फॉर्मेशन मिल गया था, वो इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट हैं। जो भी इसमें आगे की प्रक्रिया उनको अपील करना चाहिए था, चाहे कि बलपूर्वक शांति व्यवस्था खराब कर उनको अपने हाथ में लेके वो गड़बड़ करना चाह रहे थे, इसे रोका गया है। और अभी जो भी जिन्होंने भी गलत काम किया है उन सब पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये सरकारी अंचल जो है उसको तोड़ किया है, आंदोलनकारी उस पर CCTV फुटेज से पहचान की जा रही है और जो पुलिस है सब लोग आवश्यक कार्रवाई करते हैं। मुंबई में बहुप्रतीक्षित वेव समिट के शुरू होने में अब मात्र 2 दिन शेष है। इस अपने तरह के अनूठे आयोजन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1 से 4 मई तक वेव समिट का आयोजन किया जा रहा है। दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करने जा रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक प्रतिभा और विश्व स्तरीय तकनीकी क्षमताओं के साथ वैश्विक मीडिया और मनोरंजन जगत में नेतृत्व करने को तैयार है। इसका एक ट्रेलर दिखेगा वेव्स 2025 के दौरान। अमिताभ बच्चन से लेकर चिरंजीवी तक विश्व के दिग्गज सितारे भारत की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने जुटेंगी। Hello, you're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यही मिल रहे हैं। यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में है? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, नए platforms, बड़े collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. Are you? 15,000 वर्ग मीटर में फैला ये समिट 100 से अधिक प्रदर्शकों को एक साथ लाएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, मेटा, सोनी, रिलायंस, एडोब, टाटा, बालाजी टेलीफिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, सारेगामा और यशराज फिल्म्स शामिल हैं। इस समिट के केंद्र में 1470 वर्ग मीटर में फैला भारत पवेलियन, जो कला से कूट तक इस थीम के तहत भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाएगा। 4 अनुभव आधारित क्षेत्रों श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर लीप दर्शकों को भारत के इतिहास और वर्तमान की सैर कराएंगे। वेव्स 2025 में विभिन्न राज्यों के विशेष मंडप भी होंगे, जहां वे अपनी सांस्कृतिक और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। MSME पवेलियन और स्टार्टअप बूथ मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में उभरते व्यवसायों और इनोवेटर्स को इंडस्ट्री के दिग्गजों, निवेशकों और वैश्विक मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ जोड़ेगा। गेमिंग एरिना एक प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स, ड्रीम 11, क्राफ्टन जैसे प्रमुख ब्रांड्स शामिल होंगे। वेव्स 2025 जहां परंपरा और नवाचार एक साथ होंगे, जो कहानी कहने, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन के भविष्य को आकार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रांची में आगामी 10 मई को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की संभावना है।
इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की जा रही है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके इस पद पर बने रहने को लेकर संशय पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 3 फरवरी को राज्य सरकार ने श्री गुप्ता की नियमित नियुक्ति की थी। उनका कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए है। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रार्थियों ने प्रमाण पत्र सत्यापन में उन्हें उचित अवसर उपलब्ध नहीं कराने को लेकर याचिका दायर की है। जेल मैनुअल मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल भी अदालत में मौजूद रहीं। सरकार की ओर से बताया गया कि 30 दिनों के अंदर मॉडल जेल मैनुअल को अधिसूचित कर दिया जाएगा। जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है, उस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में स्थापित नमो बुक बैंक कई जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नमो बुक बैंक से कई विद्यार्थियों को 9वीं, 10वीं और 12वीं की पुस्तकें मिली, जिस पर उन्होंने आभार जताया। श्री सेठ ने बताया कि 4 वर्ष से अधिक की यात्रा में बुक बैंक से ऐसे हजारों विद्यार्थियों को मदद हुई है जो पुस्तकें खरीदने में असमर्थ थे। रक्षा राज्य मंत्री ने बुक बैंक के संचालन में सहयोग के लिए सबों का आभार जताया। गुमला के कोलेबीरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खूंटी विधायक रामसूर्य मुंडा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ गुमला के परिसदन में विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित कार्यों की जानकारी ली गई। रांची जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए पंचायतवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। जिले के सभी पंचायत में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत मटलोंग पिकेट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जिला समाज कल्याण और बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, कुपोषण समाप्त करने, आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने और बच्चों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। देवघर जिले के उपायुक्त ने कोमेठा स्टेडियम एवं प्रखंड स्तरीय स्टेडियम के निर्माण, मरम्मती, जीर्णोद्धार को लेकर किए जा रहे कार्यों को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन प्रखंडों में स्टेडियम का कार्य हो चुका है, वहां संचालन समिति का निर्माण करते हुए आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाने का भी निर्देश दिया। चतरा उपायुक्त ने आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। गढ़वा उपायुक्त ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी जिला अंतर्गत बड़ाइक टोली में फायरिंग मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। फायरिंग में इस्तेमाल किए गए देसी पिस्तल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। रामगढ़ उपायुक्त ने जिला उद्योग केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। कोल्हापुर में खेली जा रही 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर 14 बालक और बालिका टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। झारखंड की बालक टीम ने उत्तराखंड को 1-0 से हराकर और बालिका टीम ने तमिलनाडु को 6-1 से पराजित कर अंतिम 4 में प्रवेश किया।
महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के जिम्नास्टों ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड के देबास गायेन ने पोमेल हार्स इवेंट और रिम्स इवेंट में 2 कांस्य पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पैरेलल बार्स में 6ठा और रिंग्स में 4था स्थान भी प्राप्त किया। वहीं झारखंड की एक अन्य प्रतिभाशाली जिम्नास्ट तुलन तिवारी ने पोमेल हार्स इवेंट में 5वां स्थान हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान ने गुजरात को 8 विकेट से पराजित किया। राजस्थान के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंद में ताबड़तोड़ 101 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वैभव ने आईपीएल मुकाबले में इतिहास रच दिया है। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की कि हर कोई देखता रह गया। आईपीएल में अपना तीसरा मैच खेल रहे वैभव ने एक एक करके कई रिकॉर्ड तोड़े और उन पर अपना नाम लिखते चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने पहले तो सबसे कम उम्र में आईपीएल अर्धशतक लगाया और उसके कुछ ही देर के बाद सबसे कम उम्र में शतक पूरा करने में भी कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, वे अब आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अपने तीसरे ही मैच में सिर्फ 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। वो 6 छक्कों की मदद से 50 तक पहुंचे और उसके बाद 35 गेंदों पर शतक जोड़ दिया। वैभव ने आईपीएल में ही नहीं बल्कि सबसे कम उम्र में टी20 में भी शतक लगाया है। इससे पहले तक टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड विजय अजोल के नाम पर था। उन्होंने महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए मुंबई के खिलाफ 2013 में 18 साल और 118 दिन की उम्र में शतक लगाया था। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल और 32 दिन की उम्र में टी20 क्रिकेट में शतक ठोक दिया है। आईपीएल 2025 के लिए पिछले साल के अंत में हुए मेगा ऑक्शन में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था। इसी के साथ वो आईपीएल करार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। और अब बात मौसम की। राज्य के मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। 2 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने आज भी रांची, रामगढ़, खूंटी समेत 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही वज्रपात होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 29 अप्रैल साल 1848 को भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किलिमानूर में हुआ था। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। गुजरात के वडोदरा में स्थित लक्ष्मी विलास महल के संग्रहालय में उनके चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। उनके चित्रों को मूल रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिनमें पोर्ट्रेट, मानवीय आकृतियों वाले चित्र और इतिहास व पौराणिक घटनाओं से संबंधित चित्र शामिल हैं। भारतीय कला में उनके महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना की, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर वर्ष दिया जाता है। 29 अप्रैल साल 1919 को लोकप्रिय भारतीय तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म जम्मू और कश्मीर में हुआ था। वे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता थे। अल्लाह रखा ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के एक कर्मचारी के रूप में शुरू की। उन्होंने भारत के ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीतज्ञों के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव को किया संबोधित। अनुसंधान और नवाचार पर जोर, विकसित भारत का संकल्प। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को फिर घेरा। महाराष्ट्र में पकड़े गए लोगों के आधार कार्ड साहिबगंज में बनने पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। चंपाई सोरेन ने भी साधा निशाना।
नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रांची को स्वच्छ स्मार्ट सिटी बनाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने हैदराबाद में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र का किया दौरा। और झारखंड की बालक और बालिका टीम राष्ट्रीय स्कूल गेम्स फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में राज्य को और 2 पदक।